इस देश के लिए एक ऐसा लक्ष्य है जिसे अगले हमने 20-30 सालों में अगर हासिल नहीं किया तो भारत के लिए कहा जा रहा है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी। एक ऐसा अवसर है जिसे हर हाल में हमें साकार करना ही है। एक ऐसा सपना है और अगर इस सपने को साकार होना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारत को अगर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होना है, नंबर 3 की अर्थव्यवस्था, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनना है, तो उत्तर प्रदेश की समृद्धि के बगैर यह संभव नहीं है। और इसीलिए आज हम इस मंच पर इस विमर्श को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि विकसित भारत का जो सपना है उसके रोड मैप में, उसके सफर में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका होगी। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह हैं मंच पे, जो कि उत्तर प्रदेश में मंत्री के तौर पे, जल शक्ति मंत्री के तौर पे तो हैं ही, साथ में इनकी पहचान संगठन के एक मंझे हुए नेता के रूप में रही है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसलिए आज हम इनके मंत्रालय से जुड़ी हुई जो बातें हैं उस पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य है और 2027 के चुनाव को लेकर जो बातें हो रही है उस बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है स्वतंत्र देव सिंह जी। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि जब जल संसाधन मंत्रालय से जल शक्ति मंत्रालय नाम हुआ तो ये उम्मीद जगी कि इस देश में जो 3 बुनियादी सवाल थे, प्रश्न थे, लोग कहते थे कि सड़क, बिजली और पानी। तो सड़क और बिजली की समस्या बहुत हद तक पिछले कुछ सालों में खत्म हुई। खत्म तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहेंगे कि समस्या बहुत हद तक उसका समाधान निकला। पानी आज भी एक समस्या है और जब हम देखते हैं कि आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में खराब पानी, संक्रमित पानी पीने की वजह से लोगों की मौत हो रही है, तो यह सवाल अचानक से बड़ा हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश में जो हर घर जल या नल से जल वाली जो प्रोजेक्ट है, जो मिशन है, वो कहां तक पहुंचा है और आपके अल्टीमेटम के बाद क्या वो तय समय सीमा में पूरा हो जाएगा? ये भी महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन, लोगों को पानी देना है, लेकिन पानी आएगा कहां से? भूजल स्तर का कितना दोहन आप करेंगे? जब मैं जल शक्ति मंत्री बना, लगभग हमारे 71 के आसपास बांध हैं, बैराज हैं और लगभग हमारी बंधियां हैं जहां पानी हम संरक्षित करते हैं। और पीने के लिए पानी, औद्योगिक के लिए पानी और सिंचाई के लिए लगभग 76,000 और 526 किलोमीटर हमारी नहरें हैं। और सभी टेल तक पानी, यानी खेत तक पानी देना है, पीने के लिए पानी देना है और उद्योग के लिए पानी देना है। गर्मी आते आते हमारी यमुना में बिल्कुल पानी नहीं बचता है। यमुना में तो बाढ़ के समय भी पानी, जो क्षमता उसकी चलने की, जब यमुना में पानी स्थिति रहती है कि गर्मी आते आते पानी सप्लाई। गंगा जी में भी गर्मी आते आते में पीने के लिए पानी भी सप्लाई काशी उसी करना पड़ता है, तो सभी हम लिफ्ट कैनाल अपने गंगा जी में लगे हुए बंद करना पड़ता है, यानी तभी हम पानी। तो 2030 जो आने वाला हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है। जब विभाग का मंत्री बना मैं, तो मैं सोचा जब तक के सिंचाई विभाग के इंजीनियर और जो हैं, मान लो रुड़की से आते हैं, IIT से आते हैं और वह NIT से आते हैं, पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, तो क्या है कि उनके अंदर जोश हमें भरना पड़ेगा। उनको डांटना, फटकारना, सस्पेंड करना, निलंबित करना, यदि गलत करते हैं तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं उनको राष्ट्रवाद समझाने का कोशिश किया। जैसे कार्यकर्ता का निर्माण होता है ना, कि कार्यकर्ता को निर्माण करिए, वो कल का पंडित दीनदयाल उपाध्याय बनेगा। उसी तरह उनको भी समझाने का कोशिश किया। हर मीटिंग में केवल 2 ही सवाल रहता था मेरा। एक तो पत्नी बच्चों के प्रति समर्पित रहो, दूसरा सिंचाई विभाग के प्रति समर्पित, जो पेट भरता है, जो पलता है। ये मैं समझाने का कोशिश किया। उसका परिणाम आज मुझे दिखाई दे रहा है, आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। तो उसे बता अभी एक मिनट, अल्टीमेटम देने की नौबत क्यों? आज मेरी ये स्थिति है कि राज्य में, मैं नहीं कहता हूं 100%,
लेकिन राज्य में नहर के किनारे कहीं चले जाइए आप, लगभग 110 मिसमार नहरें जो मर चुकी थीं, पट चुकी थीं, यही जेईयू ने मिसमार नहरें 110 नहरें जिंदा किया और टेल तक पानी पहुंचा। पहले किसान खोदने नहीं दे रहे थे और टेल तक पानी पहुंचाने का काम हमने किया, और किसान खोदने नहीं दे रहे थे। जब एसडीएम का सहयोग लेना पड़ा, अधिकारियों को, प्रशासनिक, फिर वही जब टेल तक 2 बार पानी पहुंचा उसके किसान को, तो ही किसान फिर हमारे जेई को बैठाकर चाय पिलाया। ये परिवर्तन। लेकिन ये सवाल अपनी जगह है कि जो बुंदेलखंड और विंध्य का इलाका है, मैं बस आ रहा हूं, एक सेकंड क्या है, उसके कारण मेरे सभी 71 बांध, पहली बार जल संचय सिंचाई बरसात के कारण सभी बांध मेरे भरे हुए हैं। सभी हमारे बंदे, जरगो जैसा बांध भरा हुआ है। जो लीकेज होते थे गेट के फाटक द्वारा, वो अपने आने के बाद लगभग 85 के आसपास गेट हम बदलवाए होंगे, भीमगौड़ा बैराज से, हरिद्वार से लेकर, और सभी गेट बर्बाद। दूसरी बात, किसी जेईई का मेरे राज्य में शोषण नहीं हो सकता है, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, किसी चीज में। यानी उसका 2 लाख 1 लाख रुपए मार्केट में नहीं खर्चा होगा। कोई ठेकेदार डायरेक्ट काम नहीं ले सकता है, जिसके कारण आज हमारे सिंचाई विभाग के पास, मेरे पास उपलब्ध है लगभग हमारी जो बड़ी परियोजना, जिसे कहा जाए मौधापाद, पहुंच, गुंता, सरयू, बाढ़सागर और अर्जुन सहायक, ये परियोजना कंप्लीट होने के कारण जो 2 लाख बीघा थे जमीनें, वहां पर 5-5, 10-10 लाख, 15 लाख रुपए बीघा जमीनें हो गई हैं और जल स्तर ऊपर उठा। तो ये सिंचाई की बात आपने कही, मैं कह रहा हूं कि ये जो पेयजल वाली योजना है, आपने कहा कि भाई विंध्य और बुंदेलखंड में आप कह रहे हैं कि आज आपके अल्टीमेटम के बावजूद, डेडलाइन के बावजूद काम पूरा नहीं हो रहा। लगभग 97,007 के आसपास ग्राम सभाएं हैं, उसमें हमारे लगभग 34,000 ग्राम पंचायतों में हमारे नल के कनेक्शन इस प्रकार के सभी मार्क हो गए, जल मार्क हो गया है। 26,000 गांव में हम सप्लाई देते हैं। अब बताओ, 30,000 टंकियों में से जो 38,000 टंकी बनना है, लगभग 20,000 टंकी हमारी कंप्लीट हो गई है। शेष टंकियों का निर्माण चल रहा है। 20,000 टंकी में से 3-4 टंकी या तो गिरी होंगी या थोड़ा चेक हो रहा होगा। आप बताइए, बड़ी से बड़ी परियोजनाएं, चाहे अंतरिक्ष कुछ भी हो, कितने बार होता है इसको, और मॉनिटरिंग में करवा रहा हूं, चेक भी करवा रहा हूं, और नोट कर, ये भी नोट कर लीजिए, 10% कॉन्ट्रैक्टर का रोक कर रखा हूं। यदि रोड हो, पानी की सप्लाई हो, इसके कारण मैं रोक कर रखा हूं कि आपको मतलब कंट्रोल रहेगा, यदि जो खराब होगा हमें कटिंग करेंगे, बनवा। और इन्हीं लेकिन मंत्री जी, ये सवाल उठता है ना कि जब आज एकदम नई बनी टंकी और जैसे ही उसमें पानी भरा जाए, अगर वो फूट कर बहने लग जाए, तो ये सवाल तो उठेगा, कोई जो महोबा तो है नहीं, टंकी बनाना। नहीं, जो महोबा का आया है चित्र, वो सरासर गलत है, झूठ है। टंकी पानी ओवरफ्लो हुआ था, बह नहीं रही थी। अच्छा, आज खंडन उसका छपा है, वही महोबा में बह रही थी पानी। जो मेरा सेंसर बोर्ड लगता है, उसमें जो लगता है वह क्या है, जो वहां का ऑपरेटर था वो कैसे डिस्टर्ब हुआ, उसी का उसको हटा दिया गया। वो जो हुआ है, पानी जो रुक जाना चाहिए, मतलब पानी ओवरफ्लो होता है तो वो अपने आप बंद हो जाता है। अच्छा, अपने आप बंद। और 6 महीना तक हम ट्रायल करते रहते हैं। बिना ट्रायल के टंकी का संचालन नहीं होगा। पाइपलाइन हो चाहे कोई हो, लगभग 3 महीना से लेकर 6 महीना तक ट्रायल करते हैं, उसके बाद रोड का मरम्मत बाकी। इसीलिए थर्ड पार्टी भी, ग्राम प्रधान भी, जब तक प्रमाण पत्र नहीं दे देगा तब तक वो पानी, उसका पेमेंट नहीं होगा। यदि प्रधान प्रमाण पत्र देने के बाद ही उसका पेमेंट होगा और हम कंप्लीट। इतने सारे चेक्स के बावजूद और इतना सारा प्रोसेस आपने डिफाइन किया हुआ है कि कैसे काम होना है, किस समय अवधि में काम होना है, उसके बावजूद आपकी पार्टी के विधायक अगर आपके इस मंत्रालय के काम से खुश नहीं है, तो इसको कैसे देखें? देखिए, राज्य के अंदर कोई भी शिकायत कर सकता है। यदि मंत्री के पास नहीं आएगा तो किसके पास जाएगा? सपा के पास जाएगा। लेकिन क्या ऐसे सपा के पास सड़क पे विवाद का निकल आना? प्रश्न है कि कैसे मिलना है, प्रश्न है कैसे मिलना है, बस इसका ध्यान देना चाहिए। बाकी सभी लोग शिकायत कर सकते हैं, सभी को छूट है। तो उनकी शिकायतें जायज थी? जायज है कि नहीं जायज है, ये पार्टी तय करती है। मैं मंत्री हूं, कुल मिलाकर सभी का सुनना मेरा काम है, और सुनकर
अधिकारियों को निर्देशित आप उत्तर प्रदेश में पता कर सकते हैं। ये सिंचाई विभाग जल जीवन मिशन मेरा नहीं है। एक सिंगल व्यक्ति का मैं पोस्टिंग नहीं करवा सकता हूं, न मैं स्वयं ट्रांसफर कर सकता हूं, न उसमें भर्ती करवा सकता हूं किसी कंपनी से, न किसी व्यक्ति भर्ती करवाया, न किसी को सबलेट दिलवा सकता हूं, न एक रुपया मेरे शरीर पर खर्चा हो सकता है।